हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे राफ्ट फाउंडेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर है ये कुछ ड्राइंग्स हैं जो कि मैं करंटली इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। अभी वर्किंग चल रही है। ये है एमसीएच हॉस्पिटल, जिस जो कि मेरे पास स्ट्रक्चर के लिए आया हुआ है। तो मेरे को इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग प्रिपेयर करके देनी है। ऑलमोस्ट हो ही गई है। ऑलमोस्ट हो, हो गई है, मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है इसकी भी। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो भी, कि हॉस्पिटल्स की ड्राइंग्स अगर आप बना रहे हैं तो आपको क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और बट उसके साथ साथ मैं आपको मेन मेरा फोकस होगा राफ्ट फाउंडेशन के ऊपर, कि राफ्ट फाउंडेशन कहाँ पे बनाई जाती है और कहाँ पे डाली जाती है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है एक आर्किटेक्चर ड्राइंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक हॉस्पिटल है, एमसीएच हॉस्पिटल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल, मैटरनल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल। तो ये बन रहा है। तो इसकी आर्किटेक्चर ड्राइंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो उसके बाद आर्किटेक्ट ने हमसे कहा जी कि हमें स्ट्रक्चर करवाना है। तो इसके ऊपर अब मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है मेरा। इसके अंदर ड्यूटी रूम है, लेबर रूम है, एनबीसीसी है, लिफ्ट लॉबी है, ये स्टेयरकेस है, वो डॉक्टर टॉयलेट, एच वो मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ है जो जो हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती है, जिन जिन चीजों की। इवन जो मशीनरी आएंगी उनके लिए भी वो स्पेस बनाई हुई है। हर चीज की लैब होगी है। तो जैसे ये इमरजेंसी ओटी है, आप देख रहे हैं, स्क्रब है, ये गाउन चेंजिंग है, ये डिस्पोजेबल वो डिस्पोजल प्रिपरेशन। तो मतलब ये है ग्राउंड फ्लोर प्लान। और ये आया हुआ है, ये फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल का फ्लोर प्लान है। इसके अंदर भी वो मतलब जो जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सभी चीजें दी हुई हैं। तो अब जैसे कि अब मैं इस बिल्डिंग की सबसे पहले मैंने बनाई फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग के अंदर जो कॉलम साइज इसका आ रहा है, वो आ रहा है मेरा, ये मैं आपको डायमेंशन लगा के दिखाता हूँ, 600 बाई 600 का, अकॉर्डिंग टू स्पैन। ठीक है, और ये 600 बाई 600 का कॉलम आ रहा है, और मेरा बीम आ रहा है 300 का। और इसकी डेप्थ आएगी 600, 300 बाई 600 का बीम आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फ्रेमिंग बनी हुई है। फ्रेमिंग प्लान एट प्लिंथ लेवल, फ्रेमिंग प्लान एट ग्राउंड फ्लोर रूफ लेवल है ये फ्रेमिंग प्लान एट फर्स्ट फ्लोर रूफ लेवल है, और ये मेरा फ्रेमिंग प्लान एट सेकंड फ्लोर रूफ लेवल है, और फ्रेमिंग प्लान एट थर्ड फ्लोर रूफ लेवल, और ये फ्रेमिंग प्लान एट फिफ्थ फ्लोर रूफ लेवल। तो ये 5 फ्लोर के फ्रेमिंग प्लान्स हैं, जिसमें कि प्लिंथ है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, एक तो वो यहाँ की सॉइल अच्छी नहीं है। तो जहाँ की भी सॉइल सॉफ्ट होती है काफी, वहां पे आपको ध्यान रखना है आइसोलेटेड या कंबाइंड फुटिंग नहीं आएगी। जहाँ की भी सॉइल सॉफ्ट होगी वहां पे आएगी आपकी, क्या बोलते हैं, राफ्ट फाउंडेशन। कौन सी फाउंडेशन? राफ्ट फाउंडेशन। तो मैं फाउंडेशन पे ही अभी वर्क कर रहा हूँ। फ्रेमिंग अप्रूवल मिल गया है वहां से कि ये फ्रेमिंग ओके है आर्किटेक्ट की तरफ से। तो उसके बाद मैं अपनी फाउंडेशन ड्राइंग प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग नहीं आ सकती। एक तो इसकी सॉइल सॉफ्ट सॉफ्ट है, और एसबीसी काफी कम है। ठीक है, सॉइल एसबीसी होता है सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, कम है। जहां पे भी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी आपको कम होगी और सॉइल सॉफ्ट होगी और लोड ज्यादा हो, और कॉलम ज्यादा पास पास आ रहे हो, पास पास मतलब क्लोज क्लोज होंगे, मतलब जैसे यहाँ पे कॉलम भी काफी आप देखोगे तो पास पास आ रहे हैं,
तो उस केस में आपको राफ्ट फाउंडेशन ही सजेस्ट करनी चाहिए अपने क्लाइंट को। जो भी आपका क्लाइंट है, आप आइसोलेटेड या कंबाइंड फुटिंग वहां पे नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये मैंने राफ्ट का एरिया भी आ गया है मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने जिसकी ये आप देख रहे होंगे, ये मेरी राफ्ट की लाइन है। राफ्ट फाउंडेशन के अंदर ये राफ्ट की लाइन है और ये मेरे कॉलम्स हैं। राफ्ट बिल्डिंग के चारों तरफ चल रही है, राफ्ट फाउंडेशन। अब बात करते हैं राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है। राफ्ट फाउंडेशन का मेन पर्पस है लोड को लार्जर एरिया पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि सेटलमेंट कम हो और बिल्डिंग सेफ और स्टेबल हो। ठीक है ना। तो इसके अंदर होता, अब इसके अब राफ्ट बनाने के लिए है, हमें सबसे पहले तो इसके अंदर जो एक बड़ी सी स्लैब की तरह ये काम करेगी और सारा का सारा लोड उस स्लैब के ऊपर आएगा। मोस्टली हम वो इसको राफ्ट फाउंडेशन इसलिए बोला जाता है, स्लैब हम वर्ड यूज होता है आपका रूफ, जो रूफ होती है उसके लिए आरसीसी की स्लैब आ रही है, बट ये भी एक तरीके की स्लैब ही होती है जिसको बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, इसका पर्पस यही होता है, ये लोड का जो लार्जर एरिया पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, लोड को वो इक्वल एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि वो हमारी बिल्डिंग सेफ और स्टेबल रहे। तो अब राफ्ट में होता क्या है, ये तो मैंने इसके अंदर राफ्ट लगा दी है और ये कॉलम दिखा दिए हैं और ये यहाँ पे इसका रेनफोर्समेंट है। ये बॉटम रेनफोर्समेंट है, ये रहा। और टॉप का रेनफोर्समेंट मतलब डबल जाल बंधेगा, बोथ डायरेक्शन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरिया दोनों आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये इसका सेक्शन बना हुआ है टिपिकल राफ्ट का। इसके अंदर ये टॉप टॉप का सरिया है, ये लिखा हुआ है ना एज पर प्लान, जो मतलब प्लान में सरिया दिया गया है वो ऐसे आएगा। और ये बॉटम का सरिया होगा और इसके नीचे पीसीसी होगी। अब ये राफ्ट का सरिया होता है और जो थिकनेस होती है, कितना लोड आ रहा है आपकी बिल्डिंग के ऊपर कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी थिकनेस डिसाइड होगी और रेनफोर्समेंट। मेरी बिल्डिंग के अंदर 12 का 125 टॉप रेनफोर्समेंट आ रहा है और 16 का 125 बॉटम का। बॉटम का रेनफोर्समेंट ज्यादा हैवी है, टॉप का कम है। ठीक है, ये तो हो गई वो क्या बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 16 का 125 सेंटर टू सेंटर बॉटम लिया हुआ है और 12 का 125 सेंटर टू सेंटर टॉप का रेनफोर्समेंट है। ठीक है, और इसकी थिकनेस आ रही है राफ्ट की 800 mm थिक, 800 mm थिक। ठीक है, तो ये जो राफ्ट फाउंडेशन होती है ये एक तरीके की स्लैब होती है। और ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल होगी वहां पे बनाई जाती है। तो इसको बनाने के लिए वो रेनफोर्समेंट, जब बिल्डिंग का लोड ज्यादा होगा तो रेनफोर्समेंट भी ज्यादा आएगा। और जो कंक्रीट का रेशो होगा M25 M35 जो भी आएगा डिजाइन में, कैलकुलेशन के बाद वो नोट्स में लिख दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग राफ्ट की फाउंडेशन की ड्राइंग तैयार हो जाएगी आपकी। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक तो ये होता है, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। ठीक है, तो इसकी जब कॉस्ट काफी ज्यादा आती है तो इसको बनाने के लिए आपको स्टील भी ज्यादा लगेगा और वो क्या बोलते हैं स्टील भी ज्यादा आएगा और आपका कंक्रीट भी काफी ज्यादा आएगा, तो इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा आती है। ठीक है, अब अब इसको जहाँ पे वाटर लॉगिंग एरिया होता है, जहाँ पे पानी भरता है बार बार है, वहां पे बनाना काफी डिफिकल्ट होता है। जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग एरिया होगा वहां पे राफ्ट बन नहीं पाती, तो काफी चैलेंजिंग वर्क हो जाता है ये वहां पे। और इसका जो कंस्ट्रक्शन टाइम है शटरिंग हटाने का है, वो भी काफी ज्यादा ही होता है। इसका वो भी 1 मंथ के अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, और इसमें जो लेबर लगेगी आपकी
वो राफ्ट फाउंडेशन के लिए जो लेबर होनी चाहिए वो भी ऐसा नहीं कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है, जिसने राफ्ट राफ्ट का काम किया होगा, जिसको राफ्ट की नॉलेज होगी वही कर सकता है। मतलब इसका कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छा होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होगा तभी आपकी राफ्ट फाउंडेशन ठीक से बनेगी। और जब कॉन्ट्रैक्टर आपको काफी अच्छा और एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए होगा तो आपका मनी कॉस्ट भी काफी आएगा। ठीक है, मतलब आप आपको मतलब कॉस्टिंग अच्छी खासी आती है इसमें। और ये ज्यादातर जो होते हैं हमारे, वैसे तो जहाँ पे सॉइल सॉफ्ट हो वहां पे भी दे सकते हैं, बट मोस्टली जो भी बेसमेंट बनाए जा रहे हैं अब उनके अंदर भी राफ्ट फाउंडेशन का ही आपका यूज हो रहा है, क्योंकि उसमें भी नीचे से पानी आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। और इसके अंदर अगर वो राफ्ट फाउंडेशन आपकी सही से नहीं बनी या सही से कास्टिंग नहीं हुई है, कंक्रीट का ग्रेड सही नहीं यूज करा हुआ, तो राफ्ट फाउंडेशन में क्रैक भी पड़ जाते हैं। और राफ्ट फाउंडेशन में क्रैक पड़ने का मतलब है आपकी बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक डैमेज होने के फुली चांसेस हैं। ठीक है, और इसको आप वो मतलब एक तरीके से रीबार बोलते हैं। इसके अंदर रीबारिंग भी नहीं हो पाती फाउंडेशन के अंदर, राफ्ट फाउंडेशन के अंदर, मतलब काफी डिफिकल्ट होती है, हो सकती है बट डिफिकल्ट होती है रीबारिंग। वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा रीबारिंग क्या होती है। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये मेरा टॉप का सरिया चल रहा है और ये बॉटम का सरिया चल रहा है, और इसके ऊपर ये कॉलम खड़े हो रहे होंगे, और ये बीच में ब्रेक लाइन दिखाई हुई है कि इसके बीच में और भी कॉलम और राफ्ट काफी बड़ी है। मैंने मतलब एक टिपिकल सेक्शन दे दिया है, जो कुछ भी फॉलो होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। और राफ्ट बनाते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टेयरकेस वो स्टेयरकेस के लिए डॉबल छोड़ना भूल जाते हैं, राफ्ट पूरी कास्ट हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप राफ्ट कास्ट कर रहे हो तो स्टेयरकेस कहाँ पे आएगी उसके लिए डॉबल जरूर छोड़ना, जैसे कि ये मैंने छोड़े हुए हैं कि जहां पे भी ये राफ्ट आपकी स्टेयरकेस आएगी यहाँ पे है वो डॉबल छोड़ देगा। स्टेयरकेस ड्राइंग बाद में प्रिपेयर होगी, उस वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कभी। ठीक है, तो इसके लिए डॉबल छोड़ने ही छोड़ने हैं। और वो ये तो खैर लिफ्ट का सेक्शन बनाया हुआ है मैंने कि लिफ्ट मेरी कितनी नीचे जाएगी। अब इस जब आप राफ्ट बनाओगे हैं तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर टॉप बॉटम रिइंफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल भी है। और राफ्ट की थिकनेस काफी वो मतलब जैसे 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और हॉस्पिटल बिल्डिंग है, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर वो इसकी थिकनेस भी ज्यादा आ रही है क्योंकि लोड ज्यादा है इसके ऊपर। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको राफ्ट फाउंडेशन के बारे में ये सारी कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि ये राफ्ट फाउंडेशन क्यों बनाई जाती है। बेसमेंट इसकी मेरी बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट नहीं आ रहा है, तो बेसमेंट नहीं आ रहा तो, और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी राफ्ट फाउंडेशन मतलब ग्राउंड पे आ रही है तो ठीक है। अगर अदरवाइज आपकी राफ्ट फाउंडेशन एनजीएल से ज्यादा नीचे जा रही होगी तो आपको इसके अंदर टाई बीम भी देने पड़ सकते हैं। जैसे मान लो मेरी राफ्ट अगर फ्लोर लेवल पे आगे 3 मीटर की हाइट के अप्रोक्सीमेट आ रही है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर होती है, अगर उसी लेवल पे राफ्ट पड़ रही है तो मुझे प्लिंथ बीम देने की जरूरत नहीं। बट अगर डिजाइन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरी राफ्ट एनजीएल से, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूं ऐसे, अभी तो मेरी ये, और यहाँ पे मैं एक एनजीएल का साइन दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया, ये ठीक है, ये मेरा एनजीएल आ गया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ठीक से। ये मेरा एनजीएल आ गया यहाँ पे, एनजीएल। ठीक है, अब एनजीएल के, ये एनजीएल आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरी राफ्ट फाउंडेशन सपोज अगर 2 मीटर नीचे चली गई, सपोज ये 2 मीटर एनजीएल से नीचे चली गई, मेरी राफ्ट है, अभी तो मैं फ्लोर लेवल पे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो
वो इस केस में भी मेरी जा रही है वैसे है। ये जो अभी सेक्शन बना हुआ था ये फ्लोर लेवल पे राफ्ट आ रही थी उसके अकॉर्डिंग, बट अगर एनजीएल से 2 मीटर या 1500 नीचे चली गई तो आपको फ्लोर लेवल पे टाई बीम देने पड़ेंगे। और जब आप टाई बीम दोगे तो उसकी कॉस्टिंग भी ऐड हो गई। ठीक है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग की कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई। और राफ्ट, और जब बिल्डिंग की कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई तो मतलब टोटल ओवरऑल हमारा बिल्डिंग का बजट काफी, मतलब इसको बनाने का खर्च काफी ज्यादा आएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लिंथ का भी फ्रेमिंग प्लान ये आप बना देख रहे हो वो बनाया हुआ है, क्योंकि मेरी इस इस वाली बिल्डिंग के केस में, हॉस्पिटल के केस में मेरी ये वाली राफ्ट फाउंडेशन अप्रोक्सीमेट 1500 नीचे जा रही है। और जब ये 1500 नीचे जा रही है, तो जब ये 1500 नीचे जा रही है तो जब मैं प्लिंथ लेवल पे पहुंचूंगा तो वहां पे मैं ये टाई बीम प्रोवाइड कर लूँ। इसकी इसकी मेरी थिकनेस कम होगी, ये 230 बाई 450 की आएगी, बट आ रही है। ठीक है, और वहीं अगर ये आइसोलेटेड कंबाइन फुटिंग में बन रहा होता तो इसकी कॉस्टिंग कम हो जाती। अब यहाँ पे प्लिंथ बीम भी बढ़ गई तो इसकी कॉस्टिंग भी काउंट हो गई, और राफ्ट तो है ही है। तो इसलिए राफ्ट का यूज हमें कम से कम करना चाहिए राफ्ट फाउंडेशन का, जहां पे हमारे पास कोई स्कोप नहीं, कोई भी और तरीका नहीं होता फाउंडेशन कास्ट करने का। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, और लोड भी बिल्डिंग का काफी ज्यादा आ रहा है, और कॉलम भी पास पास आ रहे हैं। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा? सॉइल बेरिंग कैपेसिटी काफी कम होगी है, सॉइल सॉफ्ट होगी आपकी, और कॉलम काफी ज्यादा पास पास आ रहे होंगे। तो वहां पे आपको राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब कॉलम पास पास आने से मतलब ये नहीं है ना, मान लो ये एक कॉलम आ गया मेरा है, ये एक कॉलम ऐसे आ रहा है, एक एक कॉलम ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे आप आइसोलेटेड अगर फुटिंग बनाओगे तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी ना। तो अब आप कहोगे जी कंबाइंड फुटिंग बन सकती है, लेकिन कंबाइंड फुटिंग नहीं बन सकती, क्योंकि उसके ऊपर लोड भी ज्यादा आ रहा है और कॉलम भी पास पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वो क्या बोलते हैं, ये वाली फुटिंग प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी, राफ्ट फाउंडेशन। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता राफ्ट फाउंडेशन कहाँ पे दी जाती है और इसको देने के क्या कारण है और क्या रीजन है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, दोनों आपको बताने हैं। डिसएडवांटेज तो सबसे बड़ा कॉस्टिंग है का इशू आता है, जिसमें लोग कह देते हैं कि आर्किटेक्ट लोग भी कि आप इसे बना दो है, और जब ड्राइंग बन जाती है, जब इसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट की जाती है, तो होता पता क्या है कि कोई 1/4 एरिया बना रहा होता है, कोई वो स्टोरीज कम कर देता है बिल्डिंग की, मतलब रिवीजन हो ही जाती है ज्यादातर। ठीक है, ये इसका सबसे माइनस, सबका सबसे माइनस पॉइंट यही है इसका। और बेनिफिट क्या है, ये इस पे लोड, राफ्ट फाउंडेशन लोड इस पे, ये ज्यादा लोड के लिए कैपेबल होती है। और ये इसके अंदर मतलब टुकड़ों में फाउंडेशन कास्ट करने की बजाय आप सीधा सीधा एक इतना बड़ा वो गड्ढा खोदोगे, ठीक है ना, और उसके अंदर सीधी सीधी राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर दोगे। इतना बड़ा गड्ढा खोदोगे आप और सीधी सीधी एक राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर दोगे, एक जेसीबी मशीन आएगी, गड्ढा खोद के चली जाएगी, आप राफ्ट फाउंडेशन आराम से उसके अंदर कास्ट हो सकती है। बट और आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे खोदने पड़ते हैं, तो टाइम भी आपका ज्यादा लगता है, सरिया उसके अकॉर्डिंग कटिंग करना पड़ता है। इसके अंदर सीधा सीधा स्टील बंधेगा है, और लैप लेंथ देखी जाएगी, और जितना लैप हो रहा होगा वो लैप करके स्टील बांध के और इसके ऊपर कंक्रीटिंग हो जाएगी, और कॉलम निकाल के और स्टार्टर बार छोड़ दिए जाएंगे, फिर आप कॉलम ऊपर चढ़ा सकते हो। तो ऐसा नहीं है ये, इसके अंदर मतलब कुछ चीजें मतलब बनाने में है काफी इजी है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखे बस, बट कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होना चाहिए आपके पास। बाकी ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैं अभी अभी हॉस्पिटल आया हुआ था तो इसमें राफ्ट फाउंडेशन आई, तो मैंने कहा चलो इस पे एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई नॉलेज मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।